पूरे देश में 2019 के इस लोकसभा चुनाव को आप किस तरीके से आंकते हैं? बीजेपी कह रही है कि हम एक बार फिर सत्ता में वापसी करेंगे। ये तो वो बोल सकते हैं, उनको पूरा बोलने का इख्तियार है, मगर मैं नहीं समझता कि कोई मोदी वेव है और वो कुछ ऐसा कुछ खातिर खा कर पाएंगे। ओवैसी साहब, आपका एक बयान सुना जिसमें आप खुद कह रहे थे, आज ही का वो बयान था जिसमें आपने कहा कि देखिए साहब 2014 में तो नरेंद्र मोदी की लहर थी, मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन 2019 में लहर नहीं है। 14 में क्यों आपको मोदी लहर नजर आती है और 19 में आपको क्यों मोदी लहर नजर नहीं आती है? 19 में एक बेजारगी थी लोगों को कांग्रेस की उस वक्त की सरकार से। अब अवाम को मोदी से बेजारगी पैदा हो चुकी है और एक ऑल्टरनेट पब्लिक देख रही है, और मुझे लगता है कि यही बीजेपी को शिकस्त देगा और एक नई सरकार, जब नतीजे आएंगे उस वक्त एक नई सरकार बनेगी। और क्या ये विकल्प राहुल गांधी में आपको नजर आता है? क्या 2019 में जो दावा कांग्रेस पार्टी कर रही है वो दावा हकीकत के बहुत नजदीक है? क्या ऐसा लगता है आपको वाकई, या कांग्रेस के सामने चुनौती बहुत ज्यादा है? नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर के रूप में सिर्फ राहुल गांधी या मोदी क्यों नजर आते हैं? क्या कोई अपोजिशन पार्टी का लीडर आपको काबिल नजर नहीं आता क्या? तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को देश के अगले प्रधानमंत्री के लिए शुभकामनाएं दी जाएं। देश का प्रधानमंत्री राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी से मुख्तलिफ होगा, और रीजनल पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं और लीडर्स हैं वो बहुत काबिल है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो देश को एक नई राह दिखाएंगे, देश को एक नई सुबह होगी। क्योंकि पिछले 5 साल में जो खौफ और दहशत का माहौल रहा है और नौजवानों को धोखा दिया गया नौकरी के नाम पर, सिक्योरिटी के नाम पर आज सरकार बड़े दावे कर रही है, मगर उसमें सब में नाकाम साबित हुई है। लेकिन ओवैसी साहब, मैं बाकी मुद्दों पर भी आगे बढ़ूंगा। आपने कहा कि देखिए साहब, नरेंद्र मोदी के सामने सिर्फ राहुल गांधी एक नाम नहीं है। यही बात बीजेपी भी कहती है कि सामने नाम कौन है, कम से कम इस बात का तो ऐलान किया जाए विपक्ष के द्वारा। क्या आपको लगता है कि कई ज्यादा नाम होने से बीजेपी को फायदा मिलता है? और मैं साफ बता रहा हूं कि इस देश में बहुत काबिल लोग हैं, लीडर्स हैं जो आगे आएंगे, जो नरेंद्र मोदी से ज्यादा इस देश को अच्छी राह दिखाएंगे। और अगर कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि 2019 में देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, तो कांग्रेस की सोच पर असदुद्दीन ओवैसी की राय? अब देखिए, ये तो जब नतीजा निकलेगा उसी वक्त तो हम बता सकेंगे, मगर मुझे पूरा यकीन है कि गैर कांग्रेस, गैर बीजेपी सरकार 23 मई को देश के सामने आएगी। ओवैसी साहब, आपका एक बयान था जिसमें आपने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार का ये जो कार्यकाल है 16वीं लोकसभा का, ये मॉब लिंचिंग के लिए याद किया जाएगा। क्यों नहीं, आपसे ये सवाल पूछा जाए कि साहब उज्ज्वला के लिए क्यों नहीं याद किया जाएगा, मुद्रा योजना के लिए क्यों नहीं याद किया जाएगा? जो बीजेपी के दावे हैं, असदुद्दीन ओवैसी को पूरे 5 साल सिर्फ मॉब लिंचिंग के तौर पर क्यों याद आते हैं? इसीलिए कि आप मुद्रा की बात करिए, मुद्रा लोन्स जो सरकार कहती है कि 15 करोड़ लोग को इसके बेनिफिशियरी हैं, उसी गवर्नमेंट के डेटा में ये बताया गया कि जो उसमें शिशु लोन 90% लोगों ने लिया, जो 24,000 के ऊपर मुश्तमिल है। अब आप मुझे बताइए कि 24,000 में कोई पकौड़े की बंडी नहीं खोल सकता, ना कोई चाय बेच सकता है उसमें। तो ये खुद इनका दावा जो है वो झूठा है। रहा सवाल कि उज्ज्वला का डेटा हमारे सामने है कि जितने लोगों ने उज्ज्वला में गैस का सिलेंडर लिया, उसमें से 80% लोगों ने उसका रिफिल नहीं किया। उसके कई वजह हैं। एक तो वजूहात ये है कि सब्सिडी आती नहीं है और वो एफर्ट नहीं कर पाते। तो इसका डेटा है, अब मैं तो एम्पिरिकल डेटा के ऊपर बात कर रहा हूं। बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो कह रहे हैं कि देखिए साहब, इन 5 सालों को 3 तलाक के खिलाफ सरकार की पहल के तौर पर भी याद रखा जाएगा। आप कहते हैं कि नहीं साहब, ये तो शरीयत के खिलाफ बीजेपी की एक कोशिश है। ये अंतर क्यों बयानों में? मैं आपको लिखकर दे रहा हूं कि एक भी मुसलमान बीजेपी का लोकसभा की सीट से कामयाब नहीं होगा। और प्राइम मिनिस्टर को मैं चैलेंज कर रहा हूं, मोदी को, कि वो इसको मुद्दा बनाए, और मुद्दा जो उनका कैंडिडेट, जितने भी उन्होंने मुसलमान लोगों को टिकट दिया है, उनसे जाकर कहें कि मुझे इसके नाम पर टिकट वोट दो। आप देख लेंगे ये मुद्दा है ही नहीं, और मुसलमान इसको समझ चुके हैं कि ये
एक बहाना था, असल निशाना शरीयत के ऊपर था और इनको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, बल्कि उल्टा नुकसान होगा इंशाल्लाह। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अज़दुद्दीन ओवैसी साहब ट्रस्ट डेफिसिट है, कहीं विश्वास का संकट है ओवैसी साहब और बीजेपी के बीच में? क्योंकि बीजेपी के तो तमाम नेता और संघ के नेता भी ये कहते हैं कि बिना मुसलमानों के हिंदुत्व की भी जो परिभाषा है पूरी, वो अधूरी है, लेकिन ओवैसी साहब इस बात को मानने को तैयार नहीं शायद। नहीं, ट्रस्ट डेफिसिट का वो मामला है जब कोई एक ऑर्गेनाइजेशन में एक रहता है। मैं तो उनसे अपोजिट साइड पर हूँ, मैं तो ज़िंदगी भर उनकी मुखालिफत करता है और करता रहूँगा। तो ट्रस्ट डेफिसिट आरएसएस से इसलिए है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इंडिया को, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है तो वो हमारे संविधान के खिलाफ है, तो मुझे भी अपोज करना चाहिए, आपको भी अपोज करना चाहिए आरएसएस को। बिल्कुल, लेकिन संघ प्रमुख जब ये कहते हैं कि बिना मुसलमानों के हिंदुस्तान की कल्पना अधूरी है, आप उस बयान के साथ खड़े क्यों नहीं नजर आते? देखिए, आपको एक बात समझना पड़ेगा कि जब संघ प्रमुख ने यह भी बयान दिया था 2015 में कि मुसलमान जो है वो चोरी का सामान है। अब आप बताइए, क्या मैं चोरी का सामान हूं? क्या संघ प्रमुख ने यह भी नहीं कहा था कि जो इस तरह का नारा नहीं मारेगा तो हाँ वो देशभक्त नहीं है? क्या संघ प्रमुख ने यह भी नहीं कहा कि अपने दशहरा के रैली में उन्होंने क्या कहा कि कानून बनाइए? ये सब इनका ये एक स्ट्रेटजी है, लोगों को समझते हैं कि बेवकूफ़ हैं, ये डेलिबरेटली कन्फ्यूजन पैदा करना चाहते हैं। मगर जो लोग आरएसएस को पढ़े हैं, जो उनके कल्चरल नेशनलिज्म को समझते हैं, वो कल्चरल नेशनलिज्म ये है कि इस देश में वो नेशनलिस्ट सिर्फ हिंदू राष्ट्र को, हिंदुत्व को मानने वाला है। तो मेरा जो झगड़ा हिंदुइज्म से नहीं है, मेरा झगड़ा हमेशा रहा है हिंदुत्व से और वो जारी रहेगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है अज़दुद्दीन ओवैसी साहब कि आप कहीं अलग थलग पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि 2014 के जो लोकसभा चुनाव के नतीजे थे, उसके बाद उत्तर प्रदेश में 2017 का जो चुनाव हुआ, उससे आंकड़ों से ये बात पता चलती है कि देश का मुसलमान या देश के सबसे बड़े सूबे का मुसलमान भी बीजेपी के साथ खड़ा है, बीजेपी को वोट कर रहा है। ओवैसी साहब मुसलमानों का नाम लेकर कहीं मुसलमानों के ही नेता के तौर पर कमजोर तो नहीं पड़ रहे हैं? नहीं, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं मुसलमानों का नेता नहीं हूं, ना कभी बनूंगा, इसलिए कि हिंदुस्तान में मुसलमान कोई होमोजेनियस कम्युनिटी नहीं है, ना मेरा कोई इरादा है, ना मेरा ये कोई ख्वाब है। मैं हकीकत पसंदी की दुनिया में रहता हूँ। दूसरी बात यह है कि बीजेपी अगर ये कहती है कि उनको मुसलमानों का वोट मिला, तो फिर योगी आदित्यनाथ क्यों कहते हैं कि मुझे अली की ज़रूरत नहीं है? अगर बीजेपी ये कहती है कि उनको मुसलमानों का वोट मिला तो 718 लोगों को उत्तर प्रदेश में एनएसए लगाया गया। अगर बीजेपी कहती है कि हमको उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का वोट मिला तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 20 केसेस जो मुसलमानों को उन्होंने, जैसा उनके योगी ने कहा कि हम ठोक देंगे, जब ठोक दिया तो एनएचआरसी ने कहा कि ये आपने अपने पावर्स का बेजा इस्तेमाल किया। तो ये तमाम चीज़ें सामने है और इसका मुकाबला बीजेपी नहीं कर पाएगी इन तमाम दलीलों का जब हम सामने रखेंगे। आपने भी योगी आदित्यनाथ का जिक्र किया। योगी आदित्यनाथ तो ये भी कहते हैं कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो फिर हमें अज़दुद्दीन ओवैसी की भी जरूरत नहीं है, हैदराबाद के निजाम की याद दिलाते हैं। हाँ, वो तो बोले थे ना 3 महीने पहले असेंबली के चुनाव में उन्होंने कहा था, और बीजेपी के 5 एमएलए से 1 हो गए और बीजेपी ने 119 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज पर अपने कैंडिडेट खड़ा किए, जिसमें से 100 पर उनकी जमानत जब्त हुई। तो इससे तेलंगाना के अवाम ने उनको जवाब दे दिया। ठीक है, लेकिन एक आरोप जो आपके ऊपर बीजेपी लगाती है या जो आपके विपक्षी हैं, आलोचक हैं, वो लगाते हैं, वो ये कि आप मजहब के नाम पर समाज को बांटने की राजनीति करते हैं ओवैसी साहब, और 2019 में भी आप अपनी उसी तरीके की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। हाँ सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग। अगर मीडिया के चैनल पर बैठकर अगर आप मोदी के वर्धा के उस बयान को भूल जाते हैं कि एक देश का प्रधानमंत्री टेररिज्म जैसे सेंसिटिव सब्जेक्ट को कहता है कि इसको एक मजहब के लोग दहशतगर्दी नहीं कर सकते, बाकी सब कर सकते, आप लोगों ने अपनी आंखें बंद कर ली। कल अमित शाह अपनी स्पीच में कहते हैं कि हम एनआरसी बनाएंगे और उन सब इलीगल माइग्रेंट्स को निकालेंगे सिवाय हिंदुओं के, बुद्धिस्ट के और सिख्स के। आपको इसमें खराबी नजर नहीं आती? तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ ठीक है, आपकी बात सही है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हेटेड आदमी मैं हूँ, मुझे इस पर फख्र है। ठीक है, लेकिन जब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ये कहते हैं कि देश के रिसोर्सेज पर सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है, सीधा इशारा उनका मुसलमानों की ओर था, तो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह का ये बयान ठीक होता है? नहीं, बिल्कुल गलत, ये झूठ है। पंकज पचौरी साहब जो मनमोहन सिंह के प्रेस सेक्रेटरी थे,
उनका पूरा मनमोहन सिंह की स्पीच मैं पढ़ा हूं। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी इस पर एक प्रोग्राम कर लीजिए। मैं उस वक्त के प्रधानमंत्री की पूरी स्पीच को लेकर आऊंगा, आउट ऑफ कंटेक्स्ट उनको कोट करके, बल्कि झूठ बोलकर उनको बदनाम किया गया उस स्पीच के ताल्लुक से। वो उन्होंने कहा ही नहीं, ऐसा हरगिज नहीं कहा उन्होंने इस बात को। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके के बयान आपके आते हैं बीच बीच में, असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपने अभी 2015 के बीजेपी और संघ के बयान का जिक्र किया। 2015 का ही आपका एक बयान था जिसमें आपने कहा कि अयोध्या में मंदिर तो बनेगा ही नहीं, अगर बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ मस्जिद बनेगी। जब मामला अदालत में है तो असदुद्दीन ओवैसी कैसे भविष्य तय कर सकते हैं अयोध्या का? कहाँ का मैंने बताइए आप सर, 6 दिसंबर 2015 को बाबरी मस्जिद करिए। झूठ जी, 6 दिसंबर 2015 का आपका बयान है सर। झूठ कहा उन्होंने, आप उसको वो नहीं आप, मैंने कहा कि कोर्ट में मसला है, कोर्ट इसको तय करेगा। मैंने कहा कि वहां पर 500 साल मस्जिद थी, हमने वहां पर नमाजें पढ़ी, और ये फैक्ट है कि 1949, 28 और 29 दिसंबर के दिन रात के अंधेरे में चोरों की तरह वहां पर मस्जिद में मूर्तियां रखी गई। ये एफआईआर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। और ये कोर्ट का जो फैसला आएगा होगा। क्या मस्जिद को शहीद नहीं किया गया, इससे इनकार करते हैं आप? जी ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि आप अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं, मंदिर बनेगा या मस्जिद बनेगी, आप सिर्फ अदालत की ओर इशारा कर रहे हैं। अरे जब सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा तो उसमें कोई क्या कर सकता है, मगर बीजेपी कह रही है कि हम कानून बनाएंगे। ठीक है, आप बताइए, बीजेपी नहीं कह रही है अपने मैनिफेस्टो में? लेकिन बीजेपी कहती है कि साहब हम 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाएंगे, आप कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, और आपके ऊपर आरोप लगता है कि आप नहीं चाहते कि देश के जो मुस्लिम महिला हैं उनके साथ न्याय हो सके, उनको इंसाफ मिल सके। कानून वहां पर भी बनाने की बात बीजेपी करती है। देखिए मेरी एक बात सुनिए। आपको बहुत बुरा लगेगा जब मैं बात कहूंगा, मगर प्लीज बर्दाश्त कर लीजिए। इस देश में 24 लाख ऐसी शादीशुदा औरतें हैं जो शादीशुदा हैं, उनके हस्बैंड कहते हैं कि मैरिड हूं, और उनके साथ उनकी बीवी नहीं रही थी। अब उस पर कानून नहीं बनाएंगे। अच्छा, साबरीमाला का जब मसला आता है तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरी आस्था का मसला है। तो भाई मेरी आस्था कहाँ गई? फिर आपकी आस्था रहेगी और मेरी आस्था नहीं रहेगी। क्या वहां पर लेडीज के इंसाफ की बात नहीं की जाएगी? सर, लेकिन देशभक्ति के जज्बे को भी अखलाक, आप देखिए, एक बच्चा है, सुनिए जी कहिए ओवैसी साहब कहिए। हाँ, यही तो हम कह रहे हैं, यही तो हम नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे, नौकरी के जो वादे किए गए थे कि इकोनॉमी को सही करेंगे, वो सब में झूठे साबित हुए। तो इसलिए अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वो सिक्योरिटी को इशू बना रहे हैं, मगर सिक्योरिटी के इशू पर भी उनको एक्सपोज होना पड़ेगा। जनरल कंडूरी की रिपोर्ट है स्टैंडिंग कमेटी की। ये कौन कंडूरी है? जो अटल बिहारी वाजपेयी में कैबिनेट मंत्री थे। उन्होंने कहा कि 1962 के बाद सबसे कम कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिफेंस में अब हो रहा है। सीएजी की रिपोर्ट है कि अगर किसी जंग हो जाएगी तो 10 दिन का हथियार हमारे पास है। पुलवामा में आरडीएक्स चला गया, प्रधानमंत्री चौकीदार सोते रहे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया असदुद्दीन ओवैसी साहब तमाम मुद्दों पर खुलकर बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरीके के आप दावे कर रहे हैं उस पर बीजेपी की तरफ से भी अपना पक्ष रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।